हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो डेली माइंड बूस्टर सीरीज के एपिसोड 2 में तुम्हारे डे 2 में स्वागत है। आज अपन लोग काइनेमैटिक्स का थोड़ा सवाल लगाने वाले, थोड़ा उठाएंगे इस काइनेमैटिक्स को। देखो, पहला कल बातें बहुत सारा हो गई थी वीडियो में, तो आज बातें कम, सॉल्विंग ज़्यादा करेंगे। पहला सवाल मैं उठा रहा हूँ एडवांस 2023 का तुम्हारा, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को सवाल शुरू करने से पहले बस एक बार नोटिस करो इसकी लेंथ। पूरी पोथी दी हुई है, खतरनाक सी कुछ तो फिगर दी हुई है, 4 ऑप्शन और मल्टीपल करेक्ट में क्वेश्चन आया था। तो तुम्हें यह भी पता चल रहा है कि इसमें मेहनत करनी होगी और टाइम लगेगा। लेकिन अब तुम मेरे साथ जब स्टेप बाय स्टेप ये सवाल सॉल्व करोगे तो खुद ऑब्जर्व करना कि ये जो ऐसे पैराग्राफ वाले जो पोथी एडवांस दे देता है उसकी असलियत क्या होती है, और फिर तुम खुद डिसाइड करना कि क्या तुम्हें इन सब सवालों से, ऐसे फिगर से, ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ से डरना चाहिए या नहीं। ठीक है, अपन फटाफट रीड करते हैं सवाल को। फ्रिक्शनलेस कर्व सरफेस का एक स्लाइड है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एट इट्स लोअर एंड, ठीक है, दिख रहा है। फिक्स ऑन टेरेस ऑफ बिल्डिंग, हाइट 3h, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m इज रिलीज्ड ऑन द स्लाइड फ्रॉम द रेस्टेड हाइट h एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेरेस। बॉल लीव्स विद वेलोसिटी u0x, यहाँ से u0 से निकला, ठीक है। ग्राउंड एट डिस्टेंस d फ्रॉम द बिल्डिंग, यहाँ d डिस्टेंस से गिरा, h1 हाइट पर गिर के h1 हाइट तक पहुंचा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है 1√3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं E इज इक्वल्स टू 1/√3 दिया है। ग्रेविटी G दी है, ये Z डायरेक्शन दिया है और ये X डायरेक्शन दिया है, इसको ध्यान रखना, ये यूज़ आएगा। बस और कोई जानकारी नहीं दी। देखो, मोटी मोटी कहानी समझ लो। अभी तो पैराग्राफ को अपन ने 1 मिनट के भीतर पढ़ लिया। कहानी है, यहाँ पे एक बॉल रखी है, वो गिर के यहाँ आती है, वो यहाँ से निकलती है u0 वेलोसिटी से। तुम्हारा u0 वेलोसिटी से निकल के वो यहाँ गिरती है, यहाँ गिरती जाएगी, उसका टाइम के साथ u बढ़ता जाएगा, ux उसका सेम रहेगा जितना तुम्हें प्रोजेक्टाइल से पता होना चाहिए। उसके बाद वो यहाँ गिरती है, ये ज़मीन क्योंकि रियल स्टेट है तो यहाँ पे इसका 1/√3 है, यहाँ से वापस बाउंस बैक करेगी, बाउंस बैक करके h1 हाइट तक जाती है। अपन को u0 के बारे में जानकारी मांगी है, v के बारे में जानकारी मांगी है, v ये है, थीटा पूछा हुआ है ये, और d और h1 के बीच रिलेशन निकालना है। बहुत फुद्दू सा सवाल है। अपन थोड़ा फिगर को डिटेल में लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। देखो, ये फिगर अपने पास आ गया। सबसे पहले अगर जब मेरे को u0 निकालना है तो क्या तुम लोगों को एक चीज़ पता है, अगर मैं यहाँ पे इसको बेस मानूँ और इसमें इतने सिस्टम में ये जो सिर्फ ये जो स्लांट वाला सिस्टम है, अगर मैं इसमें तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो क्या तुम लोग ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस पार्टिकल की, अब तुम्हें वाइट इस पर दिखेगा नहीं, क्या ये कह सकते हो कि तुम ऊपर से गिर के mgh जो है वो बन जाएगा हाफ mv² के बराबर? हल्का सा इसको कम करें, 0.5। हाँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ पहले सिस्टम में कि हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh होगा? लॉजिक समझ आ रहा है? मैंने इसको बेस माना यहाँ पे, तो ये बेस का पोटेंशियल तुम्हारा 0 हो जाता है। h हाइट ऊपर है तो mgh, और वही सारा जब नीचे क्योंकि फ्रिक्शन लेस है तो मैं लगा सकता हूँ। अगर फ्रिक्शन होता तो यहाँ दिक्कत होती, फ्रिक्शन लेस है तो वही सारी जो एनर्जी पोटेंशियल थी वो नीचे आके काइनेटिक बन जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हाफ m, या इसको v की जगह u0², हाफ और m से m कट गया तो हाफ u0² इज इक्वल्स टू gh। u0 की तुम्हारी वैल्यू आ गई √2gh, ठीक है, सेफली कह सकते हैं ये। आओ दूसरी बात करते हैं। अब तुम्हारा एक बार ये तुम्हारा u0√2, यार मैं ना आज पेन वाइट नहीं यूज़ करता हूँ, मेरे को बार बार फिगर में तुम्हें मार्क करके दिखाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, येलो उठा लेता हूँ, ठीक है, दोनों में लिख पाऊंगा। अब तुम्हारे u0 की वैल्यू आ गई √2gh। उसके बाद तुम देखो, ये तुम्हारा एक टिपिकल प्रोजेक्टाइल का केस बन रहा है। तुम्हारा u0 √2gh है यहाँ, और तुम्हारी ये जो uy है इस समय 0 है, ठीक है। जी तुम्हारा एक्सेलरेशन है, डी डिस्टेंस है। अब इसको करने के अपने 2-3 तरीके हैं। अगर तुम्हें तो अगर या तो तुम्हें फॉर्मूला याद होगा ऐसे में तो तुम बहुत जल्दी कर ले जाओगे। वी वाई का, यहाँ पे वी वाई की क्या डायरेक्शन बनेगी, अगर तुम्हें उसका फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं तुम्हें बेसिक से करके दिखा देता हूँ। क्योंकि यू एक्स सेम रहेगा, अपन क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। कौन सी? v² इज इक्वल्स टू uy² प्लस 2as, ठीक है। s कितना है तुम्हारा y डायरेक्शन में? 3h के बराबर, ठीक है। और vy तुम्हें निकालना है, uy तुम्हारा इनिशियल 0 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ vy इज इक्वल्स टू √2। एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में? g। s कितना है y डायरेक्शन में? 3h। तो यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे vy की वैल्यू हो गई √6gh, ठीक है। vy तुम्हारा यहाँ पे √6gh आ गया। और तुम लोगों को ये भी पता है, एक सेकेंड, तुम लोगों को ये भी पता है कि प्रोजेक्टाइल में अगर सिर्फ वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कोई चेंज नहीं कर रहा। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर, इसको मैं 1 मार्क करता हूँ यहाँ से, 2 इसको और 3 इसको। अगर तुम्हें बहुत, रुको इसको मैं थोड़ा डल कर लेता हूँ कलर को, मुझे लग रहा है ना ये बहुत ज़्यादा चमक रहा है। हाँ अब ठीक है। तो ये पॉइंट 3 पे क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो पार्टिकल है इसकी Vx, जो अपन ने शुरुआत में Ux की वैल्यू निकाली थी, वो है √2gh, वो चेंज नहीं हुई। और तुम्हारा जो अब Vy मैंने निकाला √6gh। अब एक बात देखो, मुझे थीटा पूछा था सवाल में, अब मैं थीटा कैसे निकालूंगा? ये थीटा तुम्हें ये वाला एंगल दिया है,
इरेज करूँ क्या, कि ऐसे तुम्हें ये वाला एंगल है, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, नहीं तो फिगर को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। थीटा तुम्हारा ये वाला एंगल है, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये फ्लोर है, ये तुम्हें थीटा दिया है, इस तरफ तुम्हारा वी वाई है, इस तरफ तुम्हारा वी एक्स है, यही थीटा सेम यहाँ भी थीटा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई बाय वी एक्स, विच इज इक्वल्स टू जी, रूट जी एच से रूट जी एच कट जाएगा, √2 नहीं √6 वी वाई है, √6 अपॉन √2, ये हो जाएगा √3। अब tan थीटा √3 है, थीटा tan इनवर्स ऑफ √3 हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √3 क्या होता है 60 डिग्रीज, तो थीटा तुम्हारा यहाँ से 60 डिग्री आ गया। इतना अपन ने सवाल सॉल्व कर लिया और देखे ऑप्शन कौन कौन से मैच हो रहे हैं। u0 देखो तुम्हारा √2gx आ गया, x डायरेक्शन में आया है पॉजिटिव x में, तो √2gh x कैप तुम्हारा सही है, तो ए ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। उसके बाद अपन थीटा अपना 60 डिग्री सीधा सीधा निकला है, ये निकाल लेते हैं। v की वैल्यू अपनी वैसे ही v की वैल्यू अपन ने अभी निकाली नहीं है। अच्छा देखो, एक अगर तुम छोटा सा लॉजिक लगाओ, बहुत क्या तुम्हें यहाँ बहुत तमीज से समझ नहीं आ रहा, v तुम्हें फिगर में दिया हुआ इस तरफ है और ये तुम्हें दिया है पॉजिटिव z, ये तुम्हें दिया है पॉजिटिव x, तो बहुत बेसिक अगर तुम गणित लगाओ, अपना हल्का सा भी लॉजिक लगाओ, तो क्यों तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा कि हमेशा z कंपोनेंट और x कंपोनेंट जो v के मैग्नीट्यूड में होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो जहां ये -z आ गए, ये ऑप्शन तो वही इनवैलिड नहीं हो गया। मुझे सॉल्व, हालांकि मैं सॉल्व करके तुम्हें दिखाऊंगा, आएगा नहीं, बट मुझे वो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा लॉजिक लगा के मैं भी इनकरेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब अपन वापस चलते हैं अपने फिगर वाले पेज पे। हाँ ठीक है, यहाँ से अपना थीटा 60 डिग्री आ गया। अब और अपने को क्या करना है, अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं। मैं फिगर का हल्का सा पोर्शन दोबारा ड्रॉ करता हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ पे बॉल आके गिरी, ये ऐसे, ये तुम्हारा थीटा बना, अब ये वापस यहाँ से चढ़ी v। अब मुझे एक बात बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करेगा। परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन कहने का मतलब ये कि जो बॉल ऊपर से यू गिर रही है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जमीन का है, तो क्या वो ux वाले पे कुछ असर डालेगा? नहीं डालेगा, वो सिर्फ vy या vx जो भी तुम लोग कहो, उसको vy कह रहे हैं अपन, वो सिर्फ vy को कम करेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब पार्टिकल अपना सेकंड फेज में आ चुका है, जब बाउंस करने के बाद थर्ड पॉइंट से, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो तुम्हारा vx है, जो अब ux बन चुका है तुम्हारा इस स्टेज के लिए, पिछले की फाइनल वेलोसिटी, अब यहाँ पे x की मैं इनिशियल वेलोसिटी मान रहा हूँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि तो जो तुम्हारा ux है वो पिछले vx जितना सेम ही रहेगा और तुम्हारा √2gh बन जाएगा। और अब जो vy था, जो यहाँ पे अब uy कहने लगा हूँ मैं ओरिजिनली, क्या मैं उसको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो uy होगा वो e टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि अब टकराया है, टकराने के बाद वेलोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ √6gh के बराबर होगी। अब इसको मैं लिख लेता हूँ 1/√3 इंटू √6gh, ये कट जाएगा, ये भी तुम्हारी √2gh के बराबर आ जाएगी। और यहाँ से तुम्हारे मैग्नीट्यूड इसका कितना आ जाएगा, v का तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2gh इंटू एक्स कैप प्लस जेड कैप। तो वहाँ से मैंने तुम्हें ये प्रूव करके भी दिखा दिया दोनों की वो तुम्हारा गलत ऑप्शन था। ठीक है, अब अपना डी का एक ऑप्शन रहेगा जिसमें तुम्हें डी और h1 के बीच का रिलेशन निकालना है। आओ देखो, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, तुम्हें क्लैरिटी हो थोड़ी सी। ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं, होपफुली तुम्हें सारा समझ आया होगा। बहुत ईजी सवाल है, लॉजिक लगा लगा के अपन कर रहे हैं। देखो अब ये तुम्हारा v आ गया, v तुम्हारे √2gh तुम्हें दोनों तरफ मिल गया है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, v तुम्हें मिल गया। अब देखो इसको मैं सबसे आसान तरीका कौन सा है करने का, या तो तुम uy निकाल लो, uy निकाल के h1 में बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, एक काम करते हैं, इस वाले पोजीशन पे आओ, सिर्फ इतना सिर्फ इसने एरिया को कंसिडर करो और ये देखो कि अब एक नया प्रोजेक्टाइल है फ्रॉम ग्राउंड शूट हुआ है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। अपन सिर्फ y डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं। y डायरेक्शन में इस वाले में एक इक्वेशन लगाओ कि vy² इज इक्वल्स टू uy² प्लस 2as। ठीक है, और तुम्हें अभी अभी बात पता होनी चाहिए कि जब ये प्रोजेक्टाइल अपने टॉप पे होता है तो इसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है। किसी भी प्रोजेक्टाइल केस में पढ़ा है तुमने। तो vy को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 0, uy की मेरी वैल्यू कितनी आ गई थी √2gh, जिसका स्क्वायर करा तो 2gh हो गया, प्लस 2। एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है -g, क्योंकि भाई नीचे की तरफ लग रहा है, ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो ये हो गया -g। s तुम्हारा कितना है h1, कर लो इसको सॉल्व, ये कितना आएगा 2gh उधर गया, माइनस से माइनस कट जाएगा। रुक जाओ, नीचे ही करता हूँ ना सॉल्व, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो अरे ये तो सारा कट ही जाएगा भाई, 2g से 2g कट जाएगा, h इज इक्वल्स टू h1 आ जाएगा। h तुम्हारा h1 के बराबर आ गया। और तुम्हें किसका रिलेशन चाहिए था इसका, d। अच्छा d निकालना पड़ेगा अपने को, है। रुक जाओ, d को कैसे निकाल सकते हैं अपन, d का भी बहुत ईजी तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें।
यहाँ से एक काम करो, तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता है क्या? तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता है, बट मैं तुमको एक काम करता हूँ, पूरा बेसिक से ही निकलवा देता हूँ, कहीं फिर किसी को कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि बच्चों को तुमको फॉर्मूला याद होता नहीं है जनरली। ये क्वेश्चन को उठाओ, इस वाले प्रोजेक्टाइल को कंसिडर करो, ये क्वेश्चन को उठाओ। तुम्हें पता है जो फाइनल वेलोसिटी थी वो √6gh थी, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन की थी वो 0 थी। समझ आ रहा है ना? ये इस वाले प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है भाई। वो वाला प्रोजेक्टाइल अपन अब निकाल चुके हैं, इस वाले प्रोजेक्टाइल से मैं डी निकालने लगा हूँ। तो इस वाले प्रोजेक्टाइल को मैंने उठाया और उसके बाद मैंने यहाँ से क्या कंसिडर किया, इसमें मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ Vy = uy + at। Vy तुम्हारा कितना है? √6gh। uy तुम्हारा कितना था? 0, क्योंकि वहाँ से गिरने में कुछ नहीं था। एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना है? g। ये तुम्हारा t, यहाँ से तुम्हारे t की वैल्यू आ जाएगी √6h/g। जिनको फॉर्मूला याद होता है उनको फॉर्मूले से ये पता होता है कि ये t टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है √2h/g, और h की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारा 3h था, तो वो वहाँ से हो जाएगा सॉल्व। बट फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया बेसिक से निकाल के। टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें पता चल गया, अब कुछ नहीं है। d निकालने के लिए क्या है? x डायरेक्शन का स्पीड इनटू टोटल टाइम। x डायरेक्शन की वेलोसिटी तुम्हें, स्पीड नहीं वेलोसिटी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी तुम्हें कितनी दी है? √2gh। यहाँ से निकाली थी ना तुमने, ये हो गया तुम्हारा √2gh। टाइम तुम्हारा आया है √6h/g, इसको इससे काट दिया, ये तुम्हारा बन गया √12। √12 को क्या लिख सकते हैं अपन? 4 × 3 2√3 × h। √h हो जाएगा ना। अब देख लो, तुम्हारा h = h1 आया है और d = 2√3h आया है, तो d/h1 की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी? h से h कट जाएगा, d/h1 हो गया तुम्हारा 2√3। क्या ऐसा ऑप्शन यही था अपना? चेक कर लेते हैं। बिल्कुल अपना ऑप्शन यही था, d/h1 2√3 आया है तुम्हारा। A, C और D इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्या करता हूँ मैं, कॉमा की वजह से C बना देता हूँ। A, C और D तुम्हारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, B ऑप्शन गलत हो गया। सवाल अपन ने फोड़ लिया आराम से। चलो आ जाओ सेकंड सवाल पे। एडवांस 2017 का आया हुआ सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग से सवाल है। कह रहा है कंसिडर एन एक्सपैंडिंग स्फीयर ऑफ इंटरस्टेनियस रेडियस r, ठीक है, whose total mass remains constant, m constant, the expansion is such that the interstaitious density rho remains uniform। अच्छा देखो क्या कह रहा है, रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट v निकालना है, ठीक है। क्या कह रहा है, तुम्हारे पास तुमको एक स्फीयर दिया हुआ है, उसका रेडियस दिया हुआ है तुमको r। ये कह रहा है कि इसका जो टोटल मास m है ना वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ये एक्सपैंड हो रहा है, और 1/ρ d/dt की जो भी वैल्यू है वो भी तुम्हें कांस्टेंट दी हुई है, ठीक है। देखते हैं इसमें और क्या है। बस वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द एक्सपैंडिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। देखो आओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तुम्हें दिया हुआ है, अगर तुम्हें शुरुआत में ही मास दिया हुआ है और मास बोला हुआ है कांस्टेंट है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ मास = डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ मास = डेंसिटी, क्योंकि तुम्हें स्फीयर दिया है 4/3 πr³। अब एक काम करो, क्योंकि तुम्हें मास कांस्टेंट दिया है, इसको ना दोनों तरफ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा dm/dt, जो कि तुम्हें मिलेगा 4/3 π, बाहर ले आओ कांस्टेंट है, d ऑफ ρ × r³ के बराबर। अभी तो उसने कहा कि जो मास है वो कांस्टेंट है, तो मास कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तुम्हारा 0, ठीक है। अब ये देखते हैं कि 4/3 π ये भी इधर आके 0 हो जाएगा, तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि d/dt ऑफ ρr³ = 0। अब इसमें लगाओ तुम प्रोडक्ट रूल, तो पहले r³ को कर लेते हैं, तो 3r² × dr/dt, चेन रूल लगा रहा हूँ, एडवांस की तैयारी कर रहे हो इतना तुम्हें आना चाहिए, इंटू रो प्लस, अब रो का करो तो d/dt इंटू r³ = 0 बराबर है। अब एक बात बताओ मुझे, इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या ये बन जाएगा 3r² dr/dt रो = -d/dt इंटू r³। क्या मुझे बात बताओ, dr/dt जो है यही तुम्हारी वेलोसिटी ऑफ चेंज नहीं हो जाएगी? r क्या है? रेडियस है, तो डिस्टेंस की क्वांटिटी, और तुम्हारा टाइम है, टाइम को डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके तो v आता है, तो v इंटू 3r² इंटू रो, r² से यहाँ मैं r³ को काट दे रहा हूँ और 3 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो v इंटू रो = -d/dt। इतना भी करने की जरूरत नहीं थी यार, रो उधर ले आते, ये सीधा सीधा तुम्हें बनता हुआ कांस्टेंट दिख रहा है, बट चलो कोई बात नहीं। d/dt r और v दिख दिया, रो लिख दिया, बस ठीक है, यही बचा। अब मैं ये रो को इधर ले आता हूँ, तो v = -d/dt इंटू 1/ρ इंटू r। तुम्हें यहाँ पे पता है कि ये जो पूरा टर्म है कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाओगे इक्वालिटी से तो तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r तुम्हें दिया हुआ है। देखो क्या ऐसा कोई ऑप्शन तुम्हें मिल रहा है? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए तुम्हारा r³ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन तुम्हारा ए सही हो गया।
आ जाओ अब तुम अपने तीसरे सवाल पे। देखो क्या कह रहा है, जे एडवांस 2019 का सवाल है। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल स्पीड यू नॉट। ठीक है, तो इसने यू नॉट स्पीड से एक बॉल फेंकी थीटा के एंगल पे ग्राउंड से। फिर क्या कह रहा है, फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल अप टू द पॉइंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ये पॉइंट हो गया, यहाँ तक इसकी एवरेज वेलोसिटी तुम्हें v1 दी है। ठीक है, हिटिंग द ग्राउंड ये रिबाउंड करती है बॉल और सेम एंगल पे फिर से कूद जाती है। जस्ट इस बार इसकी स्पीड है यू नॉट बाय अल्फा, और यही बार बार प्रोसेस रिपीट होता दिखाया यू नॉट बाय अल्फा स्क्वायर अप टू यू नॉट बाय अल्फा की पावर m। ठीक है, और अच्छा टोटल ड्यूरेशन ऑफ मोशन की जो वो है एवरेज स्पीड वो तुम्हें दी हुई है 0.8 v1। ठीक है भाई, देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। क्या करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, ये जो डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है ना, इस टोटल डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ r1। ठीक है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है पहले कर्व का, उसको मैं मान लेता हूँ t1। क्या है, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, v1 इज इक्वल्स टू r1 बाय t1। अब देखो एक बात बताओ मुझे, ये यू नॉट है, ये थीटा है, और r1 को क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, सिर्फ इस प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है अभी, बाकी सबको भूल जाओ, मैं तुम्हें दूसरे पेन से मार्क करके दे देता हूँ, तुम लोग होशियार ज़्यादा हो पता चला। देखो सिर्फ इस वाले सर्कल को, इस वाले उसको कंसिडर करो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे तुम लोग ये कह सकते हो कि ये जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो होगा यू नॉट कॉस थीटा, यू नॉट कॉस थीटा होगा। और मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल टाइम t1 है और टोटल वेलोसिटी हाँ x डायरेक्शन की, टोटल वेलोसिटी x डायरेक्शन की यू नॉट कॉस थीटा है, तो x डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें कह नहीं सकता कि यू नॉट कॉस थीटा इंटू t1। तो क्या मैं ये r1 जो कि x का डिस्प्लेसमेंट है उसको लिख सकता हूँ यू नॉट कॉस थीटा इंटू t1 डिवाइडेड बाई t1, t1 से t1 काट के यू नॉट कॉस थीटा। ये मैंने v1 की वैल्यू निकाल दी। अब मुझे एक बात बताओ, अगले वाले को कंसिडर करो, बार बार पेन चेंज करना पड़ रहा है सिर्फ तुम लोगों की कन्वीनियंस से। अगले वाले सर्कल को कंसिडर करो, क्या बिल्कुल इसमें सेम चीज़ नहीं हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। पेन चेंज कर लूँ क्या, लाल रंग से लिखता हूँ तो मैं शायद ज़्यादा दिखे, मुझे ब्लू थोड़ा डर लग रहा है। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूँ v2 इज इक्वल्स टू r2 बाय t2, और क्या मैं फिर से यहाँ r2 को u नॉट बाय अल्फा कॉस थीटा इंटू t2 अपॉन t2 लिख सकता हूँ। t2 से t2 गएगा और ये यू नॉट बाय अल्फा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, पैटर्न समझ आ रहा है। सिमिलरली तुम्हारा v3 हो जाएगा यू नॉट बाय अल्फा स्क्वायर कॉस थीटा एंड सो ऑन। अब मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट की बात, टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय जी, याद है सबको? अब मुझे एक बात बताओ, 2 सबके लिए सेम है, g सबके लिए सेम है, साइन थीटा सबके लिए सेम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि t डायरेक्टली u पे वेरी करा, थीटा सबके लिए सेम है तो साइन थीटा भी सेम हो ना। ये मैं हर प्रोजेक्टाइल, हर कर्व की बात कर रहा हूँ। तो टाइम जो सबका फ्लाइट का है t1 t2 t3, इसका t2 टाइम, इसका t3 टाइम, समझ आ रहा है ना भाई? किसी को गड़बड़ तो नहीं लग रही? ठीक है, तो ये क्या मैं कह नहीं सकता सीधा सीधा कि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब इसकी अगर यू नॉट है, इसकी यू नॉट बाय अल्फा है, इसकी यू नॉट बाय अल्फा स्क्वायर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर t1 की तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो यू नॉट है और t2 की यू नॉट बाय अल्फा है, अल्फा से कम हो रही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ t2 इज इक्वल्स टू t1 बाय अल्फा? लॉजिक समझ आ रहा है? सिर्फ यू नॉट पर डिपेंड कर रहा है, यू नॉट तुम्हारा अल्फा से डिवाइड हो गया टाइम से, तो टाइम तुम्हारा जो नया टाइम है वो ओरिजिनल के अल्फा से डिवाइड होकर आ गया। सिमिलरली तुम्हारा जो t3 होगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, तो t3 तुम्हारा t1 बाय अल्फा स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। अब अपन ने वेलोसिटीज में एक रिलेशन डेवलप कर लिया, इस रिलेशन को अपन ध्यान रखेंगे रिलेशन 1। अपन ने टाइम में रिलेशन डेवलप कर लिया, इस रिलेशन को अपन ध्यान रखेंगे रिलेशन 2। अब तुम्हें जो सवाल में दिया है, इसने सवाल में तुम्हें टोटल एवरेज वेलोसिटी दी है सारे कर्व्स के बाद की, सारे बाउंसेस के बाद की। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि v टोटल एवरेज, v t एवरेज विच इक्वल्स टू 0.81 जो कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया है v1, विच इज ये बराबर होगा टोटल डिस्टेंस, हर कर्व का, हर बाउंस का जो रेंज है, अपॉन में तुम्हारा टोटल टाइम जो हर बाउंस का टाइम है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, r1 को मैं लिख सकता हूँ v1 इंटू t1, t1 को उधर ले जाऊंगा, ऐसे ही मैं r2 को लिख सकता हूँ v2 इंटू t2। तो मैं इस सबको रिप्लेस कर देता हूँ, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस सो ऑन, पूरा पूरा नहीं लिख रहा, v3 t3 आएगा अपॉन में t1 प्लस t2 एंड सो ऑन। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हारा v1 v2 सबके लिए एक रिलेशन निकाला कि जो तुम्हारा v1 है वो यू नॉट कॉस थीटा है, v2 तुम्हारा यू नॉट कॉस थीटा बाय अल्फा है। तो क्या अपन ये कह पा रहे हैं यहाँ पे कि v2 जो है वो v1 डिवाइडेड बाय अल्फा है, ये v1 को अल्फा से डिवाइड कर दिया तो v2 आ गया। और अपन कह पा रहे हैं कि t2 जो है वो t1 डिवाइडेड बाय अल्फा है, ये भी अपन कह पा रहे हैं।
तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सबको मैं V1 T1 के टर्म्स में अगर लिखूं तो V2 इंटू T2 की वैल्यू हो जाएगी V1 T1 बाय अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं V3 इंटू T3 लिखूं तो इसके डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर, इसको मैं ये नहीं लिख सकता V1 T1 बाय अल्फा की पावर 4। ऐसे ही V4 T4 में अल्फा की पावर 6, क्योंकि उसमें क्यूब है नीचे, तो 3 क्या वो हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा अल्फा की पावर का। तो अगर मैं इस सब से V1 T1 कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, और V2 T2 की जगह ये रख रहा हूँ, V3 T3 की जगह ये रख रहा हूँ, एंड सो ऑन करता जा रहा हूँ। V1 T1 मैंने कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखना, V1 T1 1 प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा की पावर 4 प्लस 1 बाय अल्फा की पावर 6 एंड सो ऑन। वो नीचे मैंने क्या करा था, तुम्हें ऊपर रिलेशन ड्राइव करके दिखाया था यहाँ पे कि T2 जो है वो T1 बाय अल्फा है, T3 जो है वो T1 बाय अल्फा स्क्वायर है। तो मैं नीचे से अगर सारा T1 कॉमन निकाल लूँ तो क्या ये नहीं बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा क्यूब एंड सो ऑन। और ये तुम्हारा 0.8 V1 के बराबर है सब। अब एक बात बताओ, V1 से V1 यहाँ कट गया, T1 से T1 यहाँ कट गया, ये तुम्हारे क्या बन रहा है, इसकी शक्ल याद है, थोड़ी सी गणित याद है, इसको अपन कहते हैं GP। अगर ये इन्फाइनाइट GP है और ये डिक्रीजिंग है तो इसका सम होता है A अपॉन 1 माइनस R। अब A क्या है यहाँ पे 1, R क्या है तुम्हारा, हर बारी 1 बाय अल्फा स्क्वायर से कम होता जा रहा है, तो 1 माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर को कॉमन लेंगे अपन, अल्फा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये तुम्हारा आएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। इधर क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पे 1 बाय अल्फा है तो बस सेम इसका डिनोमिनेटर वाले का 1 माइनस 1 बाय अल्फा सम हो जाएगा। अल्फा को कॉमन लेके ऊपर भेजेंगे, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, ये तुम्हारा सम बन रहा होगा। अब देखो ये अपन अब इसको लिख देते हैं इसकी जगह। ऊपर वाला तुम्हारा क्या बन रहा था, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इनटू, इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो तो अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 क्या हो गया तुम्हारा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ये 0.8 के बराबर है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, अब तो तुम कैलकुलेशन में साथ हो, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। अल्फा स्क्वायर को इधर ले आओ, 0.8 अल्फा स्क्वायर माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, इसको इधर ले जाओ तो ये तुम्हारा फाइनली बन जाएगा 0.2 अल्फा स्क्वायर प्लस 0.8 माइनस अल्फा। तो इसको अपन यहाँ से इंसानी भाषा में लिख लेते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है और कुछ नहीं, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 8 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अगर तुम लोगों को बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है, थोड़ा बच्चे नीचे खेल रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी, मैं इसी टाइम पे रिकॉर्ड कर सकता था ज़रा, और बच्चों को बहुत ज़्यादा खेलने का जोश चढ़ा रहता है इस कैंपस में, बहुत गुस्सा आती है, बट कोई बात नहीं, थोड़े सालों की बात है, फिर इनके माँ बाप इन्हें साइंस दिला देंगे। 8 इंटू ये इंटू अल्फा नहीं क्या आदमी हो चुका हूँ मैं, गलीच हो चुका हूँ यार, छी। अल्फा प्लस 1 ये 0, अल्फा माइनस 1, सॉरी अल्फा माइनस 1, ध्यान भटक गया, अल्फा माइनस 1। यहाँ से तुम्हारी अल्फा की क्या वैल्यू आ रही है भाई, 2 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 4 और अल्फा की वैल्यू तुम्हारी आ रही है 1। अब अल्फा की वैल्यू 1 जो आएगी उसको अपन को करना पड़ेगा इग्नोर, क्योंकि अल्फा 1 हो ही नहीं सकता। अगर अल्फा 1 होगा तो ये सेम इंटेंसिटी पे बार बार कूदता रहेगा और उसका कोई मतलब नहीं बैठेगा, तुम्हारी वेलोसिटी रिड्यूस नहीं होगी, इसलिए उसको अपन इग्नोर करके अल्फा इज इक्वल्स टू 4 तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये सवाल हो गया तुम्हारा एडवांस 2019 का सॉल्व। आ जाओ अब तुम अपने अगले सवाल पे। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इज मूविंग अलोंग विद एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स एंड इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, 4 इन्होंने फॉर्म दिए हैं ABCD कॉलम 1 में और अपने को कॉलम 2 में मैच करना है। देखो जेईई एडवांस में तुम्हें मैट्रिक्स मैच टाइप के क्वेश्चंस पूछता है इस तरीके के, और ये ना तुम्हें कोशिश करना है कि ये सवाल तुम बिल्कुल ना छोड़ो, क्योंकि अभी मैंने इसके ना ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। इसके ऑप्शंस ये नहीं है, इसके ऑप्शंस थे कि A B PQR को टच करता है, दूसरा ऑप्शन था कि C SRT को टच करता है, ऐसे इसमें ऑप्शंस थे। तो एक कुछ भी तुम सॉल्व कर ले रहे हो ना, तो उससे तुम्हारा ऑप्शन क्लियर हो जा रहा था, और ये सवाल जितनी देर में भी मैं सॉल्व करूंगा उससे तुम्हारा 1/5 टाइम में सॉल्व हो जाता है। लेकिन क्योंकि इस समय अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए अपन सारे केस देखेंगे ताकि तुम सीख सको। ठीक है, आ जाओ। और हाँ, तुम्हें एक बात बताऊं, वर्क एनर्जी पावर का ये सवाल है यार, जिसको फिजिक्स पसंद है ना, मतलब उसको इस सवाल में फील आ जाएगा, बहुत बेहतरीन और प्यारा सवाल है। तो इसमें अपन क्या करते हैं ना, अगले पेज पे इसको ऑप्शन को अलग से लेते हैं और फिर करते हैं साथ में सॉल्व। आ जाओ, पहला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। देखो ए तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का वो दिया हुआ है U0/2 1 माइनस x बाई ए का होल स्क्वायर और स्क्वायर। अब तुम्हें इसमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स का तुम्हें फॉर्मूला पता है, -du/dx होता है,
और हाँ मैं बता दूं, मैंने ये del u बाय del x वाला फॉर्मूला नहीं लिखा है या del u बाय del y वाला, क्योंकि ये सिर्फ 2D में डील कर रहा है। 3D में होता तो मुझे पूरा del u बाय del z भी लिखना पड़ता। देखो माइनस डी यू बाई डी एक्स, अब मैं इसको करता हूँ डिफ्रेंशिएट, तो यू नॉट बाय टू तो बाहर आ जाएगा, ये पूरा डिफ्रेंशिएट होगा तो चेन रूल लगा के 2 इंटू वन माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बनेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का ये बनेगा माइनस 2x अपॉन में ए स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ पे ये जो है माइनस डी बाई डी एक्स वाला, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको मैं फाइनल लिख लेता हूँ, जो तुम्हारा फोर्स का एक्सप्रेशन आया 2 यू नॉट एक्स अपॉन में एक ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ऑप्शन में यहाँ से कुछ दिख रहा है कि काम का अभी नहीं। देखो अब देखो, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स का तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, एक्स को ए रख दो, ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो पहला पी तो तुम्हारा सही हो गया। एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स को 0 रखोगे, सारा एक्स 0 हो जाएगा, ये भी सही हो गया। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इक्वल्स टू माइनस ए रखोगे, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगी पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म पूरी अगेन 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो फोर्स तुम्हारा फिर 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये तो आसान है। उसके बाद द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स एक्स इज इक्वल्स टू 0 इन द रीजन मॉड एक्स लेस देन ए। देखो इसको ना समझने के दो तरीके हैं मैं तुम्हें बताऊं। एक तो बहुत बेसिक लॉजिक वाला तरीका समझो, अगर मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ए से कम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो टर्म है एक्स बाय ए वाला, ये टोटल 1 से कम होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है और मॉड एक्स की वैल्यू ए से कम है, उसका मैं स्क्वायर करूंगा तो वो ए स्क्वायर से कम होगा। तो जो भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसकी टोटल वैल्यू 1 से कम होगी, मतलब 1 माइनस 1 से छोटा कोई नंबर करोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। ये पॉजिटिव तुम्हारा एक्स पॉजिटिव, क्योंकि मॉड एक्स है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, यू नॉट पॉजिटिव। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो टोटल फोर्स है वो पॉजिटिव आएगी? कह सकता हूँ बिल्कुल। और लॉजिकली तुम अगर देखो तो नहीं, बट इसमें एक जगह हल्का सा लूप होल आएगा कि जो x है अगर वो माइनस ए बाय 2 हो जाता है, तो वहाँ थोड़ा तुम्हें मैं ग्राफ से समझाऊंगा वो वाला सेगमेंट। बट अभी इस सेगमेंट में देखो कि ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है, फोर्स तुम्हारा पॉजिटिव है। फोर्स जब पॉजिटिव होता है ना तो उसका नेचर जनरली रिपल्सिव होता है। अट्रैक्टिव फोर्स तुम्हें जब भी दिखेगी हमेशा वो नेगेटिव में होती है अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स तुम्हारी पॉजिटिव होती है। तो क्या अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव नहीं है फोर्स, और एस वाला तुम्हारा गलत हो गया? बाकी मैं तुम्हें वो वाला जो सेगमेंट है कि एक्स की वैल्यू जब माइनस ए से 0 के बीच में है, उसको मैं ग्राफ से समझाता हूँ। एक काम करो, तुम इसके बाजू में आओ जहाँ पोटेंशियल का वो दिया है, यहाँ पे एक ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ मैंने बनाया, समझना, अब ये फिजिक्स की फील्ड वाली बात है, u वर्सेस x का, ठीक है। अब मैंने जब उसको डेरिवेट करा था u के टर्म को, तो मेरा वो 0 कहाँ पे हो रहा था? x इज इक्वल्स टू 0 पे, x इज इक्वल्स टू प्लस ए पे, x इज इक्वल्स टू माइनस ए पे। मतलब यहाँ पे मुझे मैक्सिमम और मिनिमम मिलेंगे इसके, क्योंकि डेरिवेटिव इसका यहाँ 0 हो रहा है। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे सपोज x इज इक्वल्स टू इसमें 0 डालो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस, ये पूरा 1 हो जाएगा, 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, u नॉट बाय 2। तो 0 पे तुम्हारी वैल्यू आ रही है u नॉट बाय 2, ठीक है। अब तुम डालो x इज इक्वल्स टू ए डालोगे, ये 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, u पूरा 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू ए, और फिर तुम डालो माइनस ए डालोगे, फिर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये पूरा टर्म तुम्हारा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, u नॉट बाय 2 0, u1 पूरा 0 हो जाएगा। तो माइनस ए और प्लस ए दोनों पे ये हो रहा है 0। और मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ से देख के, एक सेकंड, इरेजर लाओ, क्या तुम यहाँ से देख के ये कह सकते हो कि u नॉट बाय 2 पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा जब x a से छोटा है, और क्योंकि वो टोटल का स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि u जो है वो हमेशा पॉजिटिव है? अगर u हमेशा पॉजिटिव है तो क्या देखो इसका ग्राफ, कुछ रफ ग्राफ, बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है ये, ना मैं वो कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, क्या ये ग्राफ कुछ ऐसा सा नहीं दिखेगा पोटेंशियल एनर्जी का? अब तुमने एक स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पढ़ा है, मैं वो कह रहा है कि जब पार्टिकल की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स लेस दैन ए है, मतलब इस रीजन में पार्टिकल है, तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा। अब क्या देखो तुम, वो ये एक्स इज इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे पार्टिकल है, क्या दोनों केस में तुम्हें दिख नहीं रहा कि x इज इक्वल्स टू से 0 से अवे जा रहा है, रिपल्सिव फोर्स है। अगर यही फोर्स है किसी इस तरफ लग रहा होता तो अपन कहते हैं कि वो अट्रैक्टिव फोर्स है। तो यहाँ से तुम्हारा ये दोबारा प्रूव हो गया कि s तुम्हारा गलत है, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, रिपल्सिव फोर्स लग रही है, ठीक है। अब क्या है टी पार्ट, द पार्टिकल विद टोटल एनर्जी u नॉट बाय 4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू माइनस ए। देखो SHM और इसमें वर्क एनर्जी में कभी भी किसी पार्टिकल को अगर ऑसिलेट कराना है तुमने, तो जो मीन पोजीशन होती है वहां पे जो उस पर फोर्स लग रहा होता है नेट, वो 0 होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है
या अगर या तो वो जीरो होता है फोर्स, एफ नेट जीरो होता है, बट ये कुछ कुछ केस में गड़बड़ हो सकता है कि अगर एक फोर्स कांस्टेंट थ्रू आउट लग रही है, जब तुम्हारी बॉडी अगर कंप्लीट फ्रेम मूविंग है तो वहाँ पे कुछ अगर उसका फ्रेम का एक्सेलरेशन है तो फ्रेम पे एसएचएम कर सकता है, बट वो बहुत कहीं वर्स्ट केस में यूज़ होता है, बट क्योंकि एडवांस है तो बताना ज़रूरी है। ये हमेशा ट्रू नहीं है, मेरे कहने का मतलब कि एफ नेट जीरो होगा। अभी इस केस में तुम इसको लगा सकते हो। अब देखो x माइनस ए पे तुम्हारा एफ नेट जीरो है, तो यहाँ पे तुम्हें ये पता है कि एस एच एम तो इस पर अपना हो सकता है। अब ये देखो, अगर मैंने पार्टिकल यहाँ रख दिया और इसको मैं उठा के यहाँ ले जाऊँ, या पार्टिकल को उठा के इस पोजीशन पे ले जाऊँ जहाँ मैंने एग्जांपल लिया था, तो ये तुम्हें क्लियरली नहीं दिख रहा कि ये वापस आके यहीं नीचे गिर जाएगा अपने पोटेंशियल ग्राफ पे। और ये कब तक वापस नीचे गिरेगा? जब तक इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में u0/2 ना कर दूँ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि u0/2 से किसी भी कम वैल्यू के लिए पार्टिकल x माइनस ए पे एस एच एम कर सकता है, और u0/4 ऑफकोर्स u0/2 से कम है, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो t पार्ट है वो इसका सही है। तो इसके तुम्हारे a पार्ट के लिए ऑप्शन हो गए PQRT। भाई पूरी कोशिश करी मैंने कि तुम्हें फील से समझाया जाए, अब और ग्राफ वगैरह भी बना के तमीज़ से दिखाया। अब अपन बात करते हैं बी पार्ट की, ठीक है। अब देखो बी पार्ट बहुत आसान है। बी पार्ट में मुझे नहीं लगता फोर्स अच्छा इसके लिए निकालना पड़ेगा, नहीं तो इसको बहुत मज़ेदार तरीके से करके बताता हूँ। देखो तुम्हें एक बात पता है कि ये एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ होता है? पैराबोला का। तो क्या मैं इसके ग्राफ को सीधा सीधा प्लॉट कर सकता हूँ? और तुम्हें ये भी पता है कि इस ग्राफ का जो वर्टेक्स होगा वो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो होगा। ये ग्राफ तुम्हारा कुछ इस तरीके से बनेगा, समझना, गणित याद करो थोड़ी सी। एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इसका वर्टेक्स होगा, ये मैं ले आता हूँ माइनस ए, ये मैं ले आता हूँ प्लस ए। और हाँ, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि बार बार हर क्वेश्चन में पेन क्यों बदल रहा है, तो ये तुम लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि मैं पहली बार सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को कौन सा कलर सही लग रहा है। तो मैं साथ में थोड़ा थोड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने पिछले में रेड यूज़ किया था तो मुझे लगा वो थोड़ा गड़बड़ हुआ, डल दिखा थोड़ा सा, तो इसमें मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ। बाकी तुम लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है कि आगे के वीडियोज़ में या क्वेश्चन में कौन सा पेन यूज़ करूँ, और क्या कुछ जो भी बेटरमेंट्स है तो वो भी बताना, ठीक है। आओ आगे सॉल्व करें। माइनस ए से ए, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। अब देखो, अब मैं तुम्हें यार पूरा फोर्स निकाल के दिखाऊं या लॉजिक से समझोगे थोड़ा सा? चलो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। ये देखो, अगर x इज इक्वल्स टू ए पे मैंने पार्टिकल रखा है तो इस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी और ये नीचे की तरफ भाग रहा है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। और इक्विलिब्रियम में जब पार्टिकल नहीं होता है मतलब उस पर एफ नेट जीरो नहीं है। तो यहाँ से तुम बाय लॉजिक कह सकते हो कि ये पार्ट भी गलत है और तुम्हारा x इज इक्वल्स टू माइनस ए वाला पार्ट भी गलत है। अगर जो जिसमें दिमाग है वो जेई एडवांस लेवल का सवाल, उसके दो ऑप्शंस को सिर्फ इस लॉजिक पे गलत मतलब टिक मार के आ जा रहा है। अब लेकिन देखो, अब ठीक है, किसी को बेसिक से भी जाना है तो करो, फिर डेरिवेट करो। f इज इक्वल्स टू माइनस, जिन लोगों को समझ आ गया वो वाला पॉइंट कैसे मैंने पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करके निकाला, वो लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तुम्हारा 2 हो जाएगा, तो ये u0/2 ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसको कर दिया मैंने क्या कर रहा हूँ, x 2 से 2 काटा, सॉरी वो गलत जगह पेन चल गया। तो ये जो हमारा आ जाएगा u0/a स्क्वायर इंटू एक्स बचा है भैया, x नहीं कटा है। तो देख लो, x इज इक्वल्स टू ए रखोगे, एक ए से ए कट जाएगा, u0/, अभी भी तुम्हारा फोर्स आ जाएगा। तो ना ये माइनस ए प्लस जीरो हो रहा है, ना ये प्लस ए प्लस जीरो हो रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे अवश्य जीरो हो रहा है। उसको पोटेंशियल एनर्जी वाले लॉजिक से समझना चाहो तो यहाँ पे रखा है, देख लो, बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ऊपर रखूंगा तो भी वापस गिर के नीचे आ जाएगा, इस तरफ भी ले जाऊंगा तो भी जीरो आ जाएगा। एफ नेट तुम्हारा वहाँ जीरो हो रहा है। तो क्यू पॉइंट तुम्हारा बिल्कुल सही है इसमें। A particle experiences attractive force towards x is equals to 0 in the region mod of x less than a। अब देखो, इसको ग्राफ से समझ सकते हो ना बहुत इजीली। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ नहीं तो हॉश पॉश लगेगी। ग्राफ से कैसे इजीली समझ सकते हो? अब देख लो, इस रीजन में और इस रीजन में मॉड ऑफ एक्स जहाँ ए से कम है, कहीं भी तुम पार्टिकल को ले जाओगे ये वापस गिर के पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ x इज इक्वल्स टू 0 की तरफ ही अट्रैक्ट होके आ रहा है। तो अपन बहुत इजीली कह सकते हैं इस बार कि एस पॉइंट तुम्हारा सही है। अब ये देखो, द पार्टिकल पे टोटल एनर्जी u0/4 कैन ऑस्किलेट, इसका तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यहाँ पे वैसे भी नेट फोर्स जीरो नहीं है, ना फिर एनर्जी का कोई भी तरीके का इक्विलिब्रियम बन रहा है। तुम्हारी स्लोप जीरो होनी चाहिए। जहाँ पे भी मीन पॉइंट बनाना चाहते हो एसएचएम का, वहाँ स्लोप ऑफ ux ग्राफ जीरो होना चाहिए। यहाँ पे जीरो ही नहीं है तो इसका भी मतलब ही नहीं बनता। तो ये ऑप्शन भी तुम्हारा गलत हो गया। इसके सही जवाब आए तुम्हारे क्यू ऑप्शन और एस ऑप्शन, ठीक है, क्यू और हाँ एस, ठीक है। आओ अपन सी पार्ट करके देखते हैं। अब सी पार्ट क्या कह रहा है अपने से? आ जाओ मेरे फेवरेट ब्लू, फेवरेट तो नहीं मतलब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा टफ होगा, इसमें क्या है डिफरेंशिएशन में मचेगी हल्की सी भसड़, लेकिन अपन कर ले जाएंगे, बेसिक है सब। यहाँ पे मैं u को, इसको मैं लिखता हूँ एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। हल्का सा पेन पतला कर लें यार अपन, क्योंकि इसमें क्या है ना, मुझे ऊपर ई की पावर में लिखनी पड़ेंगी चीज़ें, तो ना उसमें हौश पौश मचेगी। माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब देखो u0/2 ए स्क्वायर को तो मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, u0/2 ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। अब मैंने एक्स स्क्वायर, ये है ये वाला जो टर्म है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, ये सब कांस्टेंट बाहर निकाल के,
तो ये बच्चे नीचे इतना चिल्लाते हैं ना, इनके माँ बाप इनको साइंस नहीं दिला रहे हैं ना अभी। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोगों का भी टाइम आएगा। ये है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने ई को छोड़ा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा, तो 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। उसके बाद अपन ने ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, सॉरी एक्स स्क्वायर को छोड़ा, क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ। और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करा, तो इसका डिफरेंशिएशन में ये बस ये सेम ही रहेगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसका टोटल डिफरेंशिएशन इंटू माइनस 2x अपॉन में ए स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 2 से 2 काट सकता हूँ दोनों तरफ से कॉमन निकाल के, और मैं क्या कुछ कॉमन निकाल पा रहा हूँ, रुक जाओ मैं देखता हूँ। और क्वेश्चन में एक्स की पावर माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यू नॉट बाय 2 स्क्वायर इंटू 2x अपन निकाल लेते हैं। 2x निकाल सकते हैं अपन? नहीं निकाल सकते यार, क्योंकि 2 तो अपन ने काट दिया है। x निकाल सकते हैं ना कॉमन, x कॉमन निकाल लेते हैं, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर भी कॉमन निकाल लेते हैं। और कुछ बन रहा है कॉमन? नहीं, तो अब बस अपन इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, रुको यार ये मेरे हिसाब, हाँ ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बनेगा कि वो बनेगा, यहाँ से एक x अपन ने कॉमन निकाल लिया, तो ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा और ये ए स्क्वायर बच जाएगा। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तुम लोग चेक करके बताना, ये बनना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर बचा, ये मैंने कॉमन निकाल लिया था बाहर, ये मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, तो 1 बचा, ये भी निकाल लिया, 2 काट दिया, हाँ ये फाइनल आएगा मेरे भाइयों। इसको नीचे कर लेते हैं। और बहनों ऑफकोर्स अगर कोई महिला जनता देख रही है तो एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसको तो मैं सबको इलाबोरेट करूँगा क्योंकि इसमें मैं हौच पौच नहीं चाहता, तो पूरा खोल खोल के लिखो 1 माइनस एक्स बाई ए 1 प्लस एक्स बाई ए। अब देखो आ जाओ, x इज इक्वल्स टू 0 पे सारा 0 हो रहा है, तो तुम्हारा ऑप्शन ये वाला क्यू तो करेक्ट हो ही गया। x इज इक्वल्स टू ए रखोगे, x इज इक्वल्स टू ए रखा, ये a हो गया, और ये तुम्हारा a बाई 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो उस पर भी पूरा 0 हो रहा है, ये भी सही हो गया। माइनस ए रखोगे, ये वाला 0 हो जाएगा, ये भी सही हो गया, तो पी क्यू आर बिल्कुल सही है ऑप्शन। अब देखो इसका ग्राफ बना सकते हो, लग रहा है ना बहुत मुश्किल, नहीं है मुश्किल, लग रहा है कि एक्सपोनेंशियल है, वो है, ये है, देखो बना के दिखाता हूँ तुम्हें इसका ग्राफ, रफ ग्राफ, क्योंकि क्या है ना, तुम्हें बस एक आइडिया चाहिए मेरे भाई, आइडिया लाना इतना मुश्किल नहीं है। देखो ये है x इज इक्वल्स टू 0, अपना a पे खेल होता है जनरली और माइनस a पे खेल होता है। क्या देखा तुमने अभी कि ये माइनस a पे 0 हो रहा है, a पे 0 हो रहा है और 0 पे 0 हो रहा है, एक्सपोनेंशियल कभी 0 नहीं होगा, ये टर्म कभी 0 नहीं होगा। अब देखो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू तुम कैसे देखो कि जो u का जो टर्म है उसमें x को 0 पुट करके देखो, तो e की पावर 1 आ जाएगा, तो e आ जाएगा, x और 0 पुट करा तो ये पूरा 0 आ जाएगा, तो ये समझो x पे तुम्हारा आ रहा है 0, क्योंकि ये है ना यार, देखो टर्म दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन को ना थोड़ा जूम आउट करके दोनों को साथ में ले आता हूँ। देखो यहाँ पे x दिख रहा है, तो मैं x को 0 पुट करा तो पूरा टर्म 0 हो रहा है, ठीक है। अब x को a पुट करो, तो a बाय a, यहाँ पे हूँ मैं, a बाय a 1 हो जाएगा, यहाँ भी a बाय a 1 हो जाएगा, ये e की पावर ये हो जाएगा e की पावर -1, समझ रहे हो, समझ आ रहा है। यहाँ पे x बाय a को a पुट करा तो ये 1 का स्क्वायर e की पावर -1, ये 1 हो गया, तो ये आ जाएगा u0/2 इंटू ई की पावर -1, जिसको मैं लिख सकता हूँ u0/2e। तो यहाँ पे a पे अपनी वैल्यू आ रही है इसकी u0/2e। इस पर जूम कर लें वापस, सेम तुम्हारा आ जाएगी -a पे, पुट करके देख लेना चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। तो यहाँ तुम्हारी वैल्यू आ रही है ये, और इस पर तुम्हारा आ रहा था 0। अब देखो तुम्हारा कैसे इतने मुश्किल उसका प्यार से 1 मिनट के भीतर ग्राफ निकल के आ गया। और क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स 0 हो रही है, तो इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो इसको वापस नीचे आना ही पड़ेगा, और ये ग्राफ अपन ऐसे आगे बना सकते हैं, ठीक है। एम सा ग्राफ बन गया, चट्टाने बन गई। अब देखो अब अपने को क्या है, पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इज इक्वल्स टू 0 इन द रीजन x mod a। इस वाले रीजन की बात करते हैं। यहाँ रखो पार्टिकल, आ रहा है नीचे, क्या दिक्कत है, यहाँ रखो, आ रहा है नीचे, x इज इक्वल्स टू 0 की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन बहुत आराम से सही हो गया, ठीक है। अब देख लो टी पॉइंट तुम्हारा, सॉरी बीच में कट लेना पड़ा, पीछे से आवाज़ ज़्यादा तेज हो गई थी। देखो टी पॉइंट जो है, पार्टिकल में टोटल एनर्जी u0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू -a। यार फिर वही बात, देखो -a पे तुम्हारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन रहा है, तो यहाँ पे -a पे मैं इधर रखूँगा और इधर रखूँगा ना, तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा, -a की तरफ वापस नहीं आएगा, तो इसके अक्रॉस ये ऑसिलेट नहीं कर सकता, तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सीधा सीधा गलत हो गया। तो तुम्हारे ऑप्शन इसमें सही कौन से बने, P Q R S। अब यहाँ पे एक मज़ेदार सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या मुझे एक बात बताओ, अगर ये x इज इक्वल्स टू -a की जगह ये x इज इक्वल्स टू 0 पूछता और पूछता u0/4, तो क्या ये सही होता? सोच के बताओ, फटाफट सोचो, पॉज करो, सोच लिया? नहीं, ये भी गलत होता, क्योंकि ये u0/2e है, ठीक है। और u0/2e की वैल्यू जो होती है, जो
नहीं यार, ये सही होता, नहीं गलत होता, सही होता, गलत होता, सही होता। सोचो, यू नॉट बाई टू ई की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, क्योंकि तुम्हारी इससे ज़्यादा होती है, किससे, 2 से। तो ये समथिंग ग्रेटर दैन 2 है, तो ये जो टोटल है ये तुम्हारा यू नॉट बाय 4 से छोटा हो जाएगा। और ये जो टोटल बैरियर है, अगर ये यू नॉट बाय 4 से छोटा है तो मतलब यू नॉट बाय 4 पहुंचने से पहले ही पार्टिकल तुम्हारा कर जाएगा यहाँ से एस्केप। तो यहाँ पे मतलब ये ऑसिलेट नहीं हो सकता यू नॉट बाय 4 के रेंज में। इसका रेंज जो डिसाइडेड है वो सिर्फ यू नॉट बाय 2e तक ही है, ठीक है। अब आओ तुम्हारे, अब यार इतने सारे मैंने पार्ट्स करा दिए, तो ये वाला पार्ट भी, बी भी और ए भी। अब तुम्हें मैं कम से कम डी पार्ट तो थोड़ा होमवर्क दे सकता हूँ ना। इसका मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आता है पी, आर और टी। डी पार्ट तुम्हारा होमवर्क है, सेम अप्रोच है बिल्कुल, डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालना है, कहाँ जीरो हो रहा है देखना है, वहाँ से रफ ग्राफ बनाना है और पॉइंट्स को टिक कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन भाई आशा करता हूँ इस क्वेश्चन में तो तुम्हें फील आया होगा। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आ जाओ अपने लास्ट सवाल पे आज के। क्या कह रहा है, द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m बाय फोर्स। अच्छा, फोर्स का कुछ कुछ तो बड़ा बड़ा गंदगी दी है, ठीक है। के बीइंग अ कांस्टेंट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ए जीरो से जीरो ए लेकर जा रहा है सर्कुलर पाथ में, रेडियस ए है, ठीक है। अबाउट द ओरिजिन इन द एक्सवाई प्लेन, और तुमसे वो पूछा है, वर्क डन पूछा है बहुत। अब देखो ये गंदगी देख रहे हो तुम, मैं ये सवाल अभी मैं देखना कैसे हिलाऊंगा। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है तुमसे, ये एक है तुम्हारा एक्स वाई प्लेन, इसमें ये जीरो से जीरो कॉमा ए, नहीं ये ए कॉमा जीरो, हाँ सॉरी, ये जीरो कॉमा ए, यहाँ से इस पार्टिकल को ले जाया जा रहा है। पहले ए कॉमा जीरो है तो मतलब ये ठीक है, ए कॉमा जीरो से जीरो कॉमा ए ले जाया जा रहा है, रेडियस ए है। अब देखो इतनी गंदगी जो लिखी हुई है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन तुम समझना अभी क्या यहाँ पे मजाक होने वाला है तुम्हारे साथ। के इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना नहीं लिख रहा भाई, ये आई कैप प्लस वाई अपॉन डिनोमिनेटर में गंदगी जे कैप होल मल्टीप्लाइड बाय के, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, बस एक जिसने चीज यहाँ पकड़ ली होती ना उसका काम निकल जाता। क्या मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें दिया हुआ है कि सर्कल है जिसका रेडियस ए है, तो क्या तुम बहुत इजीली नहीं कह सकते कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, क्योंकि सर्कल का, अब ये देखो ये ए कॉमा जीरो और रेडियस ए तो तुम्हें पता है ओरिजिन जीरो कॉमा जीरो है। जिस सर्कल का ओरिजिन जीरो कॉमा जीरो होता है उसकी इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म में, और तुम्हारा ए स्क्वायर रेडियस है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये गंदगी में तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब ए स्क्वायर की पावर 3/2, ए स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब ए क्यूब। हो गई ना गंदगी सॉर्ट। अब देखो वर्क डन का मतलब क्या होता है, वर्क डन का मतलब होता है एफ डॉट डी आर, जो जहां से भी तुम्हें जाना है x1 से लेके x2। आ जाओ, मैंने f की टर्म को अब मैं लिखूंगा ना तमीज से, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है तुम्हारा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था उसका क्यूब हो रहा है, तो तुम्हारा एक क्यूब हो गया ना, ये हो गया तुम्हारा x अपॉन ए क्यूब आई कैप प्लस वाई अपॉन ए क्यूब जे कैप। डी आर क्या होता है तुम्हारा, डी आर वैसे जेड डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट होता है, बट क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है तो मैं सिर्फ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप लिखूंगा। ये तुम्हारा मल्टीप्लाई हो गया, ये होल इंटीग्रेट हो रहा है तुम्हारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए कॉमा जीरो से जीरो कॉमा ए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ए कॉमा जीरो से जीरो कॉमा ए। आ जाओ अब इंटीग्रेशन चलने, तो इसके बाद तो बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है। तुम्हें पता होना चाहिए वर्क डन का इंटीग्रेशन जब भी अपन करते हैं, अपन क्या करते हैं, अपन इन दोनों को जो वेरिएबल्स हैं उनको सिमुलेट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल के, फिर जो जो लिमिट है एक्स की लिमिट एक्स के साथ डालेंगे, वाई की लिमिट वाई के साथ डालेंगे। अब इतना बेसिक नहीं कर रहा हूं मैं, तुम एडवांस से हफ्ता भर दूर हो। तो ये देखो ये क्या बनेगा, ये तुम्हारा बन जाएगा, और यहाँ एक के भी है भाई, और के और ए क्यूब में कॉमन निकाल लूंगा, तो ये बन जाएगा के अपॉन ए क्यूब, ठीक है। और एक्स एक्स डी एक्स आई कैप, अब आई कैप थोड़ी बचेगा, ये तो डॉट प्रोडक्ट है ना, एक्स डी एक्स, एक्स की लिमिट क्या है ए से जीरो प्लस वाई डी वाई, नहीं रुक जाओ मैंने लिमिट उल्टी डाल दिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्यों। पहली लिमिट ये ए कॉमा जीरो ऊपर आना चाहिए, जीरो कॉमा ए नीचे, मैं इसको सही कर लेता हूँ अपनी गलती को, मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दीबाजी में, थोड़ी गर्मी लग रही है एक्चुअली ना, तुम लोगों के लिए शूट करते वक्त पंखा नहीं चला सकते। जीरो कॉमा ए, और ये तुम्हारा जा रहा है ए से जीरो, इस लिमिट को उल्टा कर लेना भाई, ये यहाँ आएगी, ये जीरो कॉमा ए होगा और ये कॉमा जीरो होगा, हल्की सी मुझसे भूल हो गई सॉरी, ठीक है। तो ये ए से जीरो जा रहा है, ये जीरो से ए जा रहा है, और ये तुम्हारा के ए क्यूब है। अब यहाँ पे जादू देखो क्या हो रहा है, क्या जो बच्चा अगर होशियार है ना तो वो यहीं पे सवाल को खत्म करके आ जाएगा, इसके आगे उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? एक्स सेम है वाई सेम है, दोनों का इंटीग्रेशन सेम होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू वाई स्क्वायर बाय टू, और तुम देख रहे हो लिमिट जो है एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है, बीच में प्लस साइन। किसी भी होशियार बच्चे को यहाँ से समझ आ जाएगा कि सवाल में क्या होने वाला है। अगर तुम्हें समझ आ गया है अभी जाके कमेंट्स में लिखो, मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। के अपॉन ए क्यूब, इसको मैं लिखूंगा जीरो से ए एक्स स्क्वायर, अभी नहीं, अभी एक्स डी एक्स, मैं बस यहाँ लिमिट चेंज कर दी, मैंने लिख दिया इसको माइनस जीरो से ए वाई डी वाई। अब तो हो जाना चाहिए यार लिमिट चेंज करने के बाद, अब तो मतलब
उसको कर दो इंटीग्रेट, एक्स स्क्वायर बाय टू ए जीरो माइनस वाई स्क्वायर बाय टू ए जीरो, जीरो जीरो डालोगे दोनों जीरो हो जाएंगे, ए डालोगे ये बन जाएगा के ए क्यूब, के बाय ए क्यूब ए स्क्वायर बाय टू माइनस ए स्क्वायर बाय टू, ये तुम्हारा हो गया जीरो, और ये टोटल जीरो हो गया आंसर। देख रहे हो कितना हल्का सवाल था। अब कई लोगों को लाइफ में जब जीरो आ जाता है ना, वो भी जेई एडवांस का इतना लंबा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, तो ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं लाइफ में। जाके चेक कर लेना, इसका आंसर जीरो ही है, अपने पे थोड़ा भरोसा रखो। बट देखो इसमें दो जगह कैसी गंदगी फैली। पहले तो ये तुम्हें डराने के लिए कितना अजीब अजीब सा टर्म दिया, तुम सोचोगे क्वेश्चन देख के डरोगे, थोड़ा सा कपकपाओगे, क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस से सॉल्व नहीं करोगे। लेकिन कितनी छोटी सी चीज जिसने बस ये पकड़ लिया कि सर्कुलर पाथ है, जीरो ए से मतलब ए इसका रेडियस ही हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई इसका ओरिजन, जीरो जीरो इसका ओरिजन है। एक सेकंड में वो बस ए को यहाँ लिख लेगा, उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी। बाकी अगर किसी को आइडिया लगाना है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आइडिया लगाया जाए कि इसका सिंप्लीफाई होना चाहिए, ऑप्शन देख लो ना यार। ऑप्शन में तुम्हें दिख रहा है कि गंदगी फैलती हुई, कितने सिंप्लीफाइड से ऑप्शन नहीं थे इसके, मतलब यहाँ पे ऐसी कुछ ना कुछ ट्रिक हो रही थी। तो बस ऐसी और सवालों के साथ मैं तुम्हें कल मिलूंगा। डे 2 के अपन अंत करते हैं। पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।